हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में नंबर सिस्टम हम डिटेल से कवर करने वाले हैं। तो नंबर सिस्टम से हमारे टू वीडियो हो गए। फर्स्ट वीडियो में कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, सेकंड वीडियो में नंबर सिस्टम से आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर आप एसएससी तैयारी कर रहे हैं या फिर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिससे इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे सीटेट हो गया या फिर टीचिंग लाइन में है, तो भी आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं। तो इस वीडियो में डिटेल से कवर करूँगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम इस वीडियो में हर एक चैप्टर को चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज को पढ़ाने वाले हैं। जैसे सबसे पहले नंबर सिस्टम होगा, फिर एलसीएम एचसीएफ होगा। तो ये चैप्टर वाइज है। चैप्टर वाइज उसे कहते हैं जो कि पिछले चैप्टर का कॉन्सेप्ट अगले चैप्टर में उपयोग हो, तो उसे हम लोग चैप्टर वाइज बोल देते हैं। और इसमें हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे कि किस टाइप से सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे, किस टॉपिक से एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, हम जब नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तो इसमें टॉपिक सेकंड से 77% क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से टाइप 1 से 6% है, टाइप थर्ड से भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, टाइप थर्ड से 3% ही पूछे जाते हैं, टाइप फोर्थ से 2%, टाइप फिफ्थ से 3% और टाइप 6 से 3%, 7 से 6% पूछे जाते हैं। तो टाइप सेकंड आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए टाइप सेकंड के बारे में देख लेते हैं। टाइप सेकंड में किस प्रकार की किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, टाइप सेकंड हमारा होगा भागफल तथा शेषफल पर आधारित प्रश्न सबसे अधिक नंबर सिस्टम से पूछे जाते हैं। और हम टाइप सेकंड से इसमें तो आप लोगों को मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट ही क्लियर कराऊंगा। आने वाले वीडियो में इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जैसे एसएससी सीपीओ सीएचएसएल सीजीएल जितने भी एग्जाम में पूछे गए हैं इससे संबंधित सभी क्वेश्चन को डिस्कस करने वाला हूं। ओके, तो टाइप फर्स्ट रहेगा हमारा संख्याओं को योग, अंतर और गुणनफल तथा व्युत्क्रम पर आधारित होगा। टाइप 2 है भागफल तथा शेषफल पर। टाइप 3 है क्रमागत, विषम, सम, अभाज्य आदि संख्याओं पर आधारित प्रश्न। टाइप 4 होगा बढ़ते तथा घटते पर आधारित प्रश्न। टाइप 5 सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या पर आधारित प्रश्न। और टाइप 6 होगा भिन्नों पर आधारित प्रश्न। और टाइप 7 में विविध प्रश्नावली हल करेंगे। सभी कॉन्सेप्ट एक ही प्रश्न में आ जाएंगे विविध प्रश्नावली में। तो चलिए हम जानते हैं सबसे पहले संख्या ग्राफ। जब आप लोगों को संख्या ही नहीं पता होती है, संख्या किसे कहते हैं, संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं, किस संख्या को क्या कहते हैं, तो तब तक इस सवाल को आप हल नहीं कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आपने यह तो पढ़ा ही होगा, परंतु आप यदि कॉन्सेप्ट रिवीजन कर रहे हैं या फिर शुरू से ही पढ़ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है। तो चलिए हम जानते हैं नंबर सिस्टम के बारे में। दोस्तों, मैं आप लोग जानकारी लिख के लिए बता दूं कि नंबर सिस्टम कई प्रकार के होते हैं, जिसे हिंदी में संख्या पद्धति कहते हैं। जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम और अपन इस नंबर सिस्टम बना भी सकते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ डेसिमल नंबर सिस्टम की ही बात करेंगे। और डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 ही डिजिट होते हैं जिसे अंक कहते हैं। क्या होता है, 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, ये तो आप लोग पढ़े होंगे। 4 होता है, 5 6 7 8 9 तक होते हैं, 6 डिजिट होते हैं। और 6 डिजिट से मिलकर ही अंक बने होते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने 1 लिख दिया, 1 एक डिजिट है और 2 भी एक डिजिट है। तो यह एक प्रकार का संख्या बन गई, यानी कि कह सकते हैं अंक से ही संख्या बनती है। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में हम सिर्फ डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करेंगे, जिसमें 9 अंक होंगे। इसी से सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए जानते हैं संख्या ग्राफ के बारे में, डेसिमल नंबर सिस्टम। तो दोस्तों, संख्याओं को पढ़ने की दृष्टि हम दो भागों में बांट लेते हैं। पहला होता है वास्तविक संख्या, जिसे रियल नंबर बोल देते हैं। दूसरा होता है काल्पनिक संख्या,
जिसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं सब, और वास्तविक संख्या को कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका वर्ग एक पॉजिटिव नंबर होता है, जबकि काल्पनिक नंबर का वर्ग करेंगे तो यह माइनस में होगा। जैसे -2 है, -2 का जब वर्ग करेंगे तो √-2 है, तो इसका वर्ग करेंगे तो -2 के बराबर आ जाएगा, यानी कि इसका वर्ग तो नेगेटिव हो गया। परंतु रियल नंबर में ऐसा नहीं होता है, रियल नंबर का वर्ग हमेशा पॉजिटिव होता है और रियल नंबर को कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कैपिटल क्यू इमेजिनरी को कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या को मिला देते हैं तो हमें मिश्रित संख्या प्राप्त होती है, जिसे कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर आपने कक्षा 12 मैथ में पढ़ा होगा, यदि नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, ये इस एसएससी में पूछता भी नहीं है। तो इसका पहला पार्ट रियल नंबर होता है, सेकेंड पार्ट काल्पनिक नंबर होता है। ओके, तो हम यहाँ से अब चलिए वास्तविक संख्या के बारे में जानते हैं। वास्तविक संख्याओं को हम दशमलव में यदि प्रसार करते हैं उसके हिसाब से दो भागों में बांटते हैं। पहला है टर्मिनेटिंग यानी कि 7 दशमलव संख्या, दूसरा है अशांत नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब कि यदि किसी संख्या में हम भाग देते हैं, वह भाग कुछ अंक दशमलव के बाद कुछ डिजिट जाकर बंद हो जाती है, तो उसे हम शांत दशमलव बोलते हैं, मतलब टर्मिनेटिंग बोलते हैं। यदि सीमित नहीं होती है, वो बढ़ता जाता है, जैसे 1.3 करेंगे तो यह 0. जिसे 1/3 करेंगे तो यह 0.3333 अनंत तक जाएगा, तो 1/3 नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता है। ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग को भी हम दो भागों में बांटते हैं। वह संख्याएं जो अपने मान को रिपीट करती हैं, जैसे आवर्ती बोल देते हैं, जो नहीं रिपीट करती हैं, जैसे √2, √3, √5, पाई ई, √5, ये सभी अनावर्ती है, यानी कि नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग है। ये अपने मान को ना ही रिपीट करती हैं और ना ही शांत होती हैं, तो इसे हम लोग बोल देते हैं अपरिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या को P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, और P या Q क्यों पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या हम आगे बताएंगे क्या पूर्ण संख्या होती है, और Q = ≠0 है। तो मैंने ये बेसिक जानकारी आपको दे दी, तो आपको यह पता होना चाहिए। और यहाँ से आप शांत दशमलव संख्या और आवर्ती यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग और जो अपने मान को रिपीट करते हैं, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जबकि अपरिमेय संख्या को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। ओके, तो इस बात को ध्यान दीजिए। जैसे 22/7 है, आप लोग कहेंगे 22/7 तो पाई का मान होता है, परंतु पाई तो अपरिमेय संख्या है। नहीं, 22/7 पाई का लगभग मान होता है, ना कि पाई के बराबर होता है। आपको पता होगा पाई एक अपरिमेय संख्या है, तो इसे 22/7 के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। यदि 22/7 लिख देते हैं तो ये तो परिमेय संख्या हो गई, क्योंकि आपको पता है परिमेय संख्या कभी अपरिमेय संख्या हो ही नहीं सकती है, तो कैसे संभव है। इसी प्रकार से 1/3, 3/11 ये सभी अपने मान को रिपीट करेंगे और ना ही शांत होने वाले हैं, तो इन्हें हम लोग परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल को और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिपीटिंग डेसिमल को, जिसे हम लोग परिमेय संख्या बोल देते हैं। ठीक है, तो हम आगे बताएंगे परिमेय संख्या किसे कहते हैं, इसे डिटेल एग्जाम्पल के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए इससे पहले हम जान लेते हैं परिमेय संख्या कितने प्रकार की होती हैं। तो परिमेय संख्याएं दो प्रकार होती हैं, पहला है भिन्न, दूसरा है पूर्णांक। अब भिन्न किसे कहते हैं, भिन्न P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, और P/Q एक पूर्णांक होना चाहिए, जबकि Q = ≠0 है, और भिन्न के आगे कभी भी नेगेटिव चिन्ह नहीं रहता है। यदि नेगेटिव चिन्ह है तो वह भिन्न नहीं है। और भिन्न भी 3 प्रकार की होती है, पहला है उचित भिन्न, दूसरा है अनुचित भिन्न,
तीसरा है मिश्रित भिन्न। तो उचित भिन्न हम उससे बोल देते हैं जैसे जब अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है तो उसे हम उचित भिन्न बोल देते हैं। जैसे 1/2 लिखते हैं तो 1/2 में अंश तो बड़ा है, हर छोटा है, अंश छोटा है, हर बड़ा है, तो यह उचित भिन्न हो गया। अनुचित भिन्न में अंश बड़ा होता है, हर छोटा होता है, जैसे 5/2, ये अनुचित भिन्न हो गया। और मिश्रित भिन्न को इसी को हम सम्मिलित रूप ले लेते हैं, जैसे 1 से ही 1/2, यह एक मिश्रित भिन्न हो चुकी है। ठीक है, तो आप इसकी डिटेल जानकारी आगे आने वाले वीडियो में बताएंगे। तो चलिए, इतनी बेसिक जानकारी बहुत है। तो चलिए हम बढ़ते हैं। सबसे पहले तो संख्या के बारे में हम जान लेते हैं। तो उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्रित भिन्न, अगले आने वाले कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, जिसे आई या फिर जेड से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं। पहला है धनात्मक पूर्णांक, दूसरा है ऋणात्मक पूर्णांक, फिर शून्य जिसे तटस्थ भी बोल देते हैं। और यहाँ पर ऋणात्मक पूर्णांक जैसे -1, -2, यदि प्राकृतिक संख्या के आगे हम नेगेटिव चिन्ह लगा देते हैं तो उसे ही हम लोग ऋणात्मक पूर्णांक बोल देते हैं। और धनात्मक पूर्णांक को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। ऐसी संख्या है जिन्हें हम किसी वस्तु को गिनने के लिए प्रयोग करते हैं, उसे ही प्राकृतिक संख्या बोल देते हैं। अब प्राकृतिक संख्या को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक को जेड के ऊपर नेगेटिव लगा देते हैं, धनात्मक पूर्णांक को जेड के ऊपर प्लस लगा देते हैं, और शून्य को शून्य से ही रिप्रेजेंट कर देते हैं। ओके, तो आपको पता होना चाहिए। तो प्राकृतिक संख्या, धनात्मक पूर्णांक और शून्य को यदि हम मिला दें तो हमें पूर्ण संख्याएं, जिसे होल नंबर बोलते हैं, जिसे डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें जीरो में प्राकृतिक संख्या को ऐड कर देते हैं तो पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाती है। अब प्राकृतिक संख्या को भी हम लोग क्लासिफाई करते हैं। प्राकृतिक संख्या भी कई प्रकार की हो सकती हैं, जैसे अभाज्य संख्या, यौगिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है इसके बारे में हम जान लेते हैं। प्राइम नंबर वे संख्याएं होती हैं जिसके सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं। पहला वह खुद संख्या, दूसरा 1, जैसे 2, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 21, 21 23। तो ये सभी प्राइम नंबर हैं। यौगिक संख्या, जिसे इंग्लिश में कंपोजिट नंबर कहते हैं। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, जैसे 4, 6, 15, 16, ये सब क्या हैं, कंपोजिट नंबर हैं। इसके 2 से अधिक गुणनखंड, जैसे 4 के है, 1 है, 2 है, 4 खुद ही है, तो 3 गुणनखंड हो गए ना, यानी कि 2 से अधिक गुणनखंड हैं इन सभी के। सम संख्या किसे कहते हैं, जिसे इवन नंबर्स बोलते हैं इंग्लिश में। वे संख्याएं जिसे 2 से पूर्णतः भाग चली जाए उसे इवन नंबर बोलते हैं। और नंबर उसे कहते हैं जिसे 2 से भाग देने पर शेषफल 1 बचता है। या फिर कह सकते हैं जो संख्याएं सम नहीं है वह विषम ही है। ठीक है, जो प्राकृतिक संख्याएं सम नहीं है वो संख्याएं विषम है, क्योंकि हम लोग प्राकृतिक संख्या में ही अभाज्य संख्या, यौगिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या देखते हैं। तो चलिए हम अगले अब कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं। हमने तो संख्या ग्राफ के बारे में डिटेल से आप लोगों को बता दिया है। ओके, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं इसके डिटेल कॉन्सेप्ट के बारे में। सबसे पहले तो नंबर सिस्टम के बारे में मैंने बता दिया। सम संख्या, विषम संख्या, ये सब क्या होती हैं, तो इसके हम डिटेल कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं। फिर इसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिटेल कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं।
ओके, तो प्राकृतिक गिनती में प्रयोग होने वाली संख्याओं के समुच्चय को प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय कहा जाता है। जैसे मान लीजिए आप यदि हम पूछें कि आपके पास कितने फ्रेंड है, तो आप बोलेंगे 10 फ्रेंड है, 20 फ्रेंड है। तो ये 10 और 20 क्या है, प्राकृतिक नंबर ही हैं। तो इससे वे संख्या जिनको हम गिनने के लिए प्रयोग करते हैं, तो उसे हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, इसे कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपको पता होगा या फिर होना चाहिए। जैसे प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय 1 2 3 4 अनंत तक हैं। आपको यही पता होना चाहिए, कोई भी बड़ी संख्या नहीं होती है। हाँ जी, कोई भी बड़ी संख्या नहीं होती है। अभी मैं कहूँ कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, अब बता नहीं सकते हैं। ठीक है, कल्पना नहीं की जा सकती है बड़ी संख्या कौन सी हो सकती है एग्जैक्ट। तो यहाँ पर प्राकृतिक संख्याओं के तो गिनने में प्रयोग होने वाली संख्याओं के समुच्चय को ही हम लोग प्राकृतिक संख्या कह देते हैं। तो प्राकृतिक संख्या आपको समझ में आया होगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनफिनाइट तक होता है। इसी को ही हम लोग प्राकृतिक संख्या बोल देते हैं। अब चलिए जानते हैं सम संख्या किसे कहते हैं, इवन नंबर। दोस्तों आप ध्यान दीजिए, इस वीडियो में हम सिर्फ कॉन्सेप्ट के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं। आगे आने वाले वीडियो में पार्ट 2 में हम इससे प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। तो धैर्य के साथ इस वीडियो को देखिए। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा नंबर सिस्टम से जो आप हल नहीं कर सकते हैं, मैं आपको ये गारंटी देता हूँ। ओके, तो चलिए ये नंबर ये मैं मानता हूँ कि ये जो कॉन्सेप्ट आपको आ रहा होगा, परंतु कोई बात नहीं, आप देख लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, आपका कॉन्सेप्ट और ही ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। क्योंकि 2 ही 3 कॉन्सेप्ट ऐसे होंगे जो आपको आता होगा, बाकी तो हम इसके बारे में बताएंगे आपको जो नहीं आ रहा है। तो चलिए हम जानते हैं सबसे पहले सम नंबर यानी कि इवन नंबर किसे कहते हैं। वे संख्याएं जिसे हम लोग 2 से विभाजित कर देते हैं उसे इवन नंबर्स बोल देते हैं। इसे कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे 2 4 6 7 8 9 10। ये आपको पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विषम नंबर ओड संख्याएं के बारे में जानते हैं। तो 2 से पूर्ण से विभाजित नहीं होने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्याओं को हम लोग विषम संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पर विषम संख्या को से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं वे प्राकृतिक संख्याएं। यहाँ पर हम और सम संख्या विषम संख्या प्राकृतिक संख्या में ही देखते हैं, ना कि परिमेय संख्या में। परिमेय संख्या में ओड और इवन नहीं होता है, क्योंकि परिमेय संख्या के अंतर्गत ही परिमेय संख्या के अंतर्गत ही प्राकृतिक संख्या आती है। परंतु परिमेय संख्या जिसका हर एक न हो उसके बारे में बात कर रहे हैं। यदि हर एक हो रहा है, मतलब कि अंश कुछ भी हो और हर एक आ रहा है, उसे हम लोग प्राकृतिक संख्या बोल देते हैं। यदि मान लीजिए हर कोई संख्या हो गई एक के अलावा, तो वह एक परिमेय संख्या हो गई, परंतु प्राकृतिक संख्या नहीं होगी वह। तो आपको समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता था। तो यहाँ पर विषम संख्याएं 1 3 5 7 8 हो जाएंगे। ऐसी संख्याएं जिसे 2 से विभाजित करने पर शेषफल 1 बचता है, या फिर वे प्राकृतिक संख्याएं जो सम संख्याएं नहीं हैं उसे हम लोग विषम संख्या बोल देते हैं। बाहर बारिश हो रही है, थोड़ा सा आवाज़ आ सकता है, प्लीज़ इसे मैनेज करिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो पूर्ण संख्या यानी होल नंबर्स किसे कहते हैं। होल नंबर्स यदि प्राकृतिक संख्या को हम 0 में सम्मिलित कर लें तो उसे हम लोग होल नंबर कहते हैं। तो मैंने पीछे यहाँ पर बताया कि अगर हम धनात्मक पूर्ण संख्या यानी कि जिसे प्राकृतिक संख्या बोलते हैं और शून्य को सम्मिलित कर लें तो हमें यहाँ पर पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाती है। क्योंकि मैंने आप लोगों के इस ग्राफ में बताया था, यहाँ पर देखिए धनात्मक पूर्णांक और शून्य को सम्मिलित कर लें तो होल नंबर प्राप्त हो जाता है, जिसे W से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो होल नंबर में हमारा 0 भी सम्मिलित हो जाता है प्राकृतिक संख्या के समूह में। तो इससे आप ध्यान में दीजिए, यहाँ पर देखिए 0 और प्राकृतिक संख्या के समूह को ही समुच्चय को ही हम लोग पूर्ण संख्या बोल देते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब जानते हैं पूर्णांक, जिसे इंटीजर्स कहते हैं। इंटीजर्स जब पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याओं को भी शामिल कर दिया जाता है तो उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं, जिसे इसे आई, कैपिटल आई या फिर जेड से रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसे आई बराबर -∞ से -1, इसमें 0 भी सम्मिलित कर दीजिए और प्राकृतिक संख्या को सम्मिलित कर दीजिए, यानी कि नेगेटिव प्राकृतिक संख्या 0 और पॉजिटिव प्राकृतिक संख्या के समूह को ही हम लोग इंटीजर्स बोल देते हैं। और इंटीजर्स को हम लोग 3 भागों में बांट देते हैं। पहला होता है धनात्मक पूर्णांक, दूसरा होता है ऋणात्मक पूर्णांक और चौथा होता है तटस्थ होता है, इसे 0 सम्मिलित कर देते हैं। और ऋणात्मक पूर्णांक को हम प्राकृतिक संख्या के आगे नेगेटिव चिन्ह लगा देते हैं तो उसे हम लोग ऋणात्मक पूर्णांक बोल देते हैं। और धनात्मक पूर्णांक प्राकृतिक संख्या की हो बोलते हैं जहाँ शून्य न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि प्राकृतिक संख्या पूर्णांक को हम 3 भागों में बांटते हैं: धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य। ठीक है, तो इसे आप याद रखिए कि आपको पता होगा। तो चलिए हम जानते हैं अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, जिसे ऋण संख्या बोल देते हैं। अभाज्य संख्याएं, जिसे प्राइम नंबर इंग्लिश में कहते हैं, वे संख्याएं होती हैं जिसके 2 गुणनखंड होते हैं। पहला स्वयं संख्या, दूसरा 1। ठीक है, जैसे 2, 3, 5, 7, 8, 2, 5, 7, 11 इत्यादि, ये सभी प्राइम नंबर्स हैं। और नोट वाली बात यह है कि 2 ही एक ऐसी सम संख्या है जो कि ऋण है, मतलब प्राइम है और सम भी है। बाकी सभी संख्याएं विषम संख्याएं, सभी प्राइम संख्याएं विषम संख्याएं होती है। ओके, तो इसे याद रखिए। और सभी विषम संख्याएं ऋण संख्याएं नहीं होती हैं। चलिए हम को प्राइम नंबर, रिलेटिव प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर के बारे में जान लेते हैं। काफ़ी लोगों की कन्फ्यूजन होती है आखिर सब प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर किसे कहते हैं। दोस्तों, को प्राइम नंबर वे संख्याएं होती हैं जब 2 संख्याओं के बीच का एचसीएफ 1 के बराबर हो तो उसे हम लोग को प्राइम नंबर बोल देते हैं। तो 2 संख्याएं होनी चाहिए, और 2 संख्याएं ज़रूरी नहीं है कि प्राइम नंबर ही हो, प्राइम नंबर के अलावा भी हो सकती हैं। जैसे 80, 81, ये तो प्राइम नंबर नहीं है, परंतु इनका एचसीएफ जो है 1 के बराबर है, तो इसे हम लोग को प्राइम नंबर बोल देते हैं। दूसरी संख्याएं होती हैं ट्विन प्राइम नंबर। आपने सुना होगा जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्याएं उसे कहती हैं 2 अभाज्य संख्या, इसमें अभाज्य संख्या होना ही चाहिए, 2 अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर 2 के बराबर हो तो उसे हम लोग ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 3 और 5, 3 और 5 के बीच का अंतर 2 है तो इसे हम लोग ट्विन प्राइम नंबर बोल देते हैं। एक होता है रिलेटिव प्राइम नंबर। आपको बता देता हूँ, आगे आने वाली वीडियो में से डिटेल से कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर रिलेटिव प्राइम नंबर में हम क्या करते हैं, 2 या 2 से अधिक संख्याओं को ले लेते हैं, परंतु यह ध्यान देना होता है कि 2 या 2 से अधिक संख्याएं कोई ज़रूरी नहीं हो है कि वो प्राइम नंबर ही हो, कोई भी संख्या हो सकती है, परंतु उन सभी संख्याओं का एचसीएफ 1 के बराबर होना चाहिए। एग्जाम्पल में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लेते हैं 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, 4 नहीं का एचसीएफ 2 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर हम चलिए 5 ले लेता हूँ। फिर इसके बाद हम कोई संख्या ले लेते हैं कि इसका एचसीएफ 1 के बराबर न हो, तो हम बड़ी संख्या लेते हैं तो नहीं होगा, छोटी संख्या में हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मैं एक 11 ले रहा हूँ, एक 15 ले रहा हूँ, एक 22 ले रहा हूँ। ठीक है, आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि 11, 15 इसका एचसीएफ 2 के बराबर हो गया, 22 नहीं रहेगा। 23 ले रहा हूँ,
यहाँ पर देखिए 11, 15, 23 यह एक रिलेटिव प्राइम नंबर है क्योंकि इनका एचसीएफ 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, और भी संख्या ले सकते हैं, ऐसी संख्या लेना है जिसका एचसीएफ 1 के बराबर हो तो वो सभी आपस में रिलेटिव प्राइम नंबर कहलाती हैं, मतलब आपेक्षिक प्राइम नंबर, आपेक्षिक प्राइम संख्याएं कहलाती हैं। तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसका प्रयोग कभी कभी पूछ लेता है परंतु हमेशा नहीं आता है, परंतु आपको पता भी होना चाहिए, तो मैंने बता भी दिया। तो चलिए आपको आ गया होगा कि इस कॉन्सेप्ट के बारे में, प्राइम नंबर के बारे में। चलिए वह रिवीजन करा देते हैं। प्राइम नंबर वो संख्याएं होता है जिसके दो ही गुणनखंड होते हैं, पहला स्वयं संख्या, दूसरा 1। और प्राइम संख्याओं को भी हम कई भागों में बांटते हैं, जैसे अभाज्य संख्या जिसे को प्राइम नंबर कहते हैं, ट्विन प्राइम नंबर, रिलेटिव प्राइम नंबर। ठीक है, तो आप इसे ध्यान दीजिए। और यह भी होता है कि 1 से 50 में 15 प्राइम नंबर और 1 से 100 में 25 प्राइम नंबर होता है, इसे भी याद रखिए। तो चलिए हम जानते हैं भाज्य संख्या के बारे में, जिसे डिविजिबल नंबर से बोल देते हैं या कंपाउंड नंबर बोल सकते हैं। योग्य संख्याएं वे संख्याएं जिसके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं उसे कंपोजिट नंबर बोल सकते हैं। ठीक है, तो इससे आप लोग याद रखिए। जैसे 6 है, 6 के 1, 2, 3, 6 गुणनखंड हैं, तो इससे 4 गुणनखंड हो चुके हैं, तो यह एक यौगिक नंबर कंपाउंड नंबर है। तो यहाँ पर एक न तो ऋण संख्या है और न यौगिक संख्या है। ठीक है, इसे याद रखिए। यौगिक संख्या सम या विषम हो सकती है। जैसे यहाँ पर मैंने 6 का एग्जाम्पल लिया, तो 6 क्या है, 6 एक विषम संख्या है और इसी प्रकार से 4 एक सम संख्या है। चूँकि ये दोनों कंपोजिट नंबर हैं, तो यही बता रहा है कि कंपोजिट नंबर सम और विषम दोनों हो सकते हैं। अब चलिए परिमेय नंबर यानी कि रेशनल नंबर के बारे में हम जान लेते हैं। परिमेय नंबर ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में निरूपित की जा सकती हैं, जहां p व q पूर्णांक हैं, दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी इनका एचसीएफ 1 के बराबर होना चाहिए, जबकि q = नॉट 0 है। परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, इसे कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे 4/5, 1/5/1, 1-1/2 ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। अपरिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जो परिमेय नहीं है उसे अपरिमेय कहते हैं। जैसे √2, √5 ये अपने मान को ना ही रिपीट करती है और ना ही खत्म होती हैं। जैसे यहाँ पर दशमलव के बाद देखिए 1.4, 1.4, 2.13 इस प्रकार से बढ़ता जाएगा, अपने मान को कभी भी रिपीट नहीं करती हैं। इस प्रकार से पाई है। तो चलिए अब जानते हैं रियल नंबर किसे कहते हैं। तो मैंने रियल नंबर आपको बताया कि जिसका वर्ग सदैव एक धनात्मक संख्या होता है। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं को वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, जिसका वर्ग सदैव धनात्मक होता है। अब ये चक्रीय नंबर, साइक्लिक नंबर आपको पता होना चाहिए। साइक्लिक नंबर किसे कहते हैं? यह n अंकों की ऐसी संख्या है जिसे 1 से लेकर n तक किसी भी संख्या से गुणा करने पर, यदि कोई संख्या n अंकों का है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने ले लिया 14285, ठीक है, n अंकों की संख्या है, ठीक है। तो यदि हम n अंकों के क्रम से गुणा करें तो ये जो हमें गुणनफल प्राप्त होगा इसी संख्या से ही बना होगा, तो इसे हम लोग साइक्लिक नंबर बोल देते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने 142,857 लिया, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 से स्टार्ट हो गया, फिर 14 रिपीट हो गया, अंत में 285714। इसी प्रकार 3 से जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो यह 4 से स्टार्ट हो गया, फिर अंत में 1 आ गया, फिर जब 4 से मल्टीप्लाई किया तो यह 5 से स्टार्ट हो गया यहाँ से, फिर ये अपने मान को रिपीट कर लिया। यानी कि ऐसी n अंकों की संख्या
जिसे n अंकों से क्रम से गुणा करने पर अपने मान को रिपीट करते हैं, उसे हम लोग साइक्लिक नंबर बोल देते हैं। ठीक है, याद रहेगा, याद रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं परफेक्ट नंबर किसे कहते हैं। परफेक्ट नंबर में काफ़ी कम ही सवाल आते हैं, परंतु पूछे भी जाते हैं, इससे पता होना चाहिए। परफेक्ट नंबर जिसे पूर्णकालीन संख्या या पूर्णकालीन संख्या बोल देते हैं। अगर किसी संख्या के सभी भाजकों का योग, मतलब भाजक को छोड़कर सबसे बड़ी भाजक यानी कि संख्या को छोड़कर जो संख्या विभाजित कर रहे हैं, दी गई संख्या n के बराबर हो तो ऐसी संख्या को पूर्णकालीन संख्या बोल देते हैं। जैसे 6 है, 6 किससे विभाजित हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, और 6 से भी हो सकता है, परंतु 6 को आपको लेना नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा भाजक 6 ही हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा भाजक को छोड़कर सभी जोड़ेंगे तो अगर वह खुद भाजक के ही बराबर आ जाता है, भाज्य के बराबर आ जाता है, तो उसे हम लोग पूर्णकालीन संख्या बोल देते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा। इसी प्रकार 28 को डिवाइड करते हैं 1 2 4 7 8 14, तो ये 28 के बराबर आ गया, तो 28 एक पूर्णकालीन संख्या है। इसी प्रकार 6 28 4 96 81 28 ये सभी पूर्णकालीन संख्या है। पूर्णकालीन संख्या सबसे बड़ी खास बात यह है कि यदि पूर्णकालीन संख्या है तो स्वयं सहित सभी भाजकों के विलोम का योग हमेशा 2 के बराबर होता है। यानी सभी भाजकों को जोड़ दीजिए और उसमें स्वयं को भी जोड़िए, 28 संख्या 28 का भी व्युत्क्रम करिए और सभी के जोड़ने पर हमेशा यह 2 के बराबर आता है। ठीक है, तो आपको पता करना है कि कोई संख्या पूर्णकालीन संख्या नहीं है कि नहीं है। इसके लिए आपको भाजक दिया है तो भाजक का व्युत्क्रम वगैरह जोड़ दीजिए, यदि 2 के बराबर आता है तो वह एक पूर्णकालीन संख्या हो जाएगी। ठीक है, अन्यथा जोड़ भी सकते हैं भाजक को। तो चलिए जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर मिश्रित संख्या किसे कहते हैं। ये तो मैंने इसके बारे में बताया, परंतु फिर भी बता देता हूँ। z बराबर a प्लस आयोटा b की तरह की संख्याएं मिश्रित संख्याएं कहलाती हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए मिश्रित संख्याओं का पहला भाग a और b, पहला भाग वास्तविक होता है, दूसरा भाग काल्पनिक होता है। जहाँ a और b वास्तविक संख्याएं हैं तथा b बराबर इक्वल टू नॉट 0 है। अगर b बराबर 0 हो जाता है तो यह एक वास्तविक संख्या बन जाएगा। ठीक है, रियल नंबर बन जाएगा। और आइटा बराबर जहाँ स्क्वायर रूट ऑफ -1 है, अर्थात किसी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल काल्पनिक संख्या होता है, जैसे √2 -√2 इत्यादि। a प्लस आयोटा b 4 प्लस 5 आयोटा मिश्रित संख्याएं हैं, इनका एक भाग वास्तविक तथा एक भाग काल्पनिक होता है। तो दोस्तों चलिए हम संख्याओं की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में जान लेते हैं। एकात्मक तत्समक 0 कहते हैं। यदि 0 में किसी संख्या को ऐड करते हैं वो संख्या प्राप्त हो जाती है, वही संख्या प्राप्त होती है। तो 0 को हम लोग एकात्मक तत्समक यानी एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। इसी प्रकार से एकात्मक विलोम एडिटिव इनवर्स किसे कहते हैं। यदि एक संख्या है उसके नेगेटिव से को जोड़ें तो हमें 0 के बराबर आ जाता है, तो उस संख्या के नेगेटिव को एक दूसरे को हम लोग एकात्मक प्रतिलोम बोल देते हैं। जैसे 2 का एकात्मक प्रतिलोम -2 हो जाता है। ठीक है, तो ये तो काफ़ी कॉन्सेप्ट आप पढ़े होंगे कक्षा 6 में या फिर उससे नीचे ही। तो चलिए हम जानते हैं एकात्मक प्रतिलोम हम एक को कहते हैं। गुणात्मक तत्समक हम 1 को कहते हैं, क्योंकि 1 को किसी भी संख्या में गुणा करने पर वह संख्या में प्राप्त हो जाती है, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया गया है। इसी प्रकार से गुणात्मक प्रतिलोम वह संख्या होती है जिसे आपस में गुणा करने पर एक में प्राप्त हो जाती है, 1 प्राप्त हो जाता है। तो एक दूसरे के गुणात्मक प्रतिलोम हो जाते हैं। जैसे 2 का गुणात्मक प्रतिलोम 1 के बराबर है, यानी उसी संख्या के व्युत्क्रम से गुणा कर दीजिए तो हमें उस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम प्राप्त हो जाता है। तो
तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मैंने संख्या ग्राफ के बारे में आपको डिटेल से बताया। यदि आपको नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को रिमाइंड करिए और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पर आपको मैंने डिटेल से बता दिया कि ये संख्या ग्राफ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको संख्या ग्राफ ही नहीं पता है, तो संख्याओं के बारे में आपको जानकारी ही नहीं होगी, तो आप सवाल में पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, भिन्न धनात्मक पूर्णांक की बात करेगा तो आपको समझ में ही नहीं आएगा, तो आप हल कैसे कर सकते हैं। ओके, तो मैंने तो इसे कवर कर दिया, पूरा बारे में बताया। तो चलिए हम कुछ इम्पॉर्टेंट विशेष बिंदु के बारे में डिटेल से जान लेते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा कॉन्सेप्ट यही है कि संख्याओं पर कुछ विशेष बिंदु में ऐसी संख्या जो अभाज्य हो एवं सम हो केवल 2 है। 2 इसे तो मैंने पीछे बताया, परंतु फिर भी रिवाइंड कर दे रहे हैं। 2 एक ऐसी संख्या है जो सम है, वो भी अभाज्य है, सिर्फ 2 ही है। और कोई भी संख्या जो कि अभाज्य है और सम है ऐसा नहीं है 2 के अलावा। ठीक है, और दूसरा पॉइंट यह है कि संख्या एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है, इसे मैंने पीछे आपको बताया। ठीक है, तो इसे भी आपको याद रखना है, एक न तो भाज्य है, एक नहीं अभाज्य है। जैसे क्यों भाज्य नहीं, इसके बारे में बता देते हैं। भाज्य संख्याएं में 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, परंतु इसका गुणनखंड तो एक ही है, 2 से अधिक तो हो ही नहीं पा रहे हैं। और अभाज्य संख्या में 2 ही गुणनखंड होते हैं, एक खुद संख्या, एक वन, इसके सिर्फ एक ही गुणनखंड है, एक। ठीक है, दूसरा कुछ हो ही नहीं पा रहा है, तो इसे भाज्य और नहीं अभाज्य की कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, इसे भी याद रखिए। तो पॉइंट नंबर 3 है, 2 क्रमित अभाज्य संख्याएं जिनके बीच केवल एक सम संख्या होती है अभाज्य जुड़वा कहलाती हैं। ठीक है, तो मैंने ट्विन प्राइम नंबर के बारे में बताया। ट्विन प्राइम नंबर 2 अभाज्य संख्याओं के बीच, यदि 2 अभाज्य संख्याओं के बीच में 2 का अंतर है, यानी कि एक सम का अंतर है, तो उसे हम लोग ट्विन प्राइम नंबर बोल देते हैं। मैंने इस कॉन्सेप्ट को पीछे एक्सप्लेन किया। तो यहाँ पर ट्विन प्राइम नंबर 5, 7, 3, 5, 11, 13, 17, 19, 29, 31 इत्यादि हैं। आपको यह भी याद रखना है कि 1 से 50 के बीच में सिर्फ 6 ही ट्विन प्राइम नंबर होते हैं, और 1 से 100 के बीच में सिर्फ 8 ही ट्विन प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, ट्विन प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जिन 2 क्रमिक अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर 2 के बराबर होता है। ठीक है, 1 से 50 के बीच में 6 ट्विन प्राइम नंबर, और 1 से 100 के बीच में 8 प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, इस पर सवाल तो नहीं आते हैं, परंतु फिर भी जानकारी के लिए आपको पता होना चाहिए। तो चलिए हम जानते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक, परिमेय एवं वास्तविक होती हैं। दोस्तों, जब आपको ये मैंने संख्या ग्राफ पढ़ाया तो इसे तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए इसे हम एक्सप्लेन कर देते हैं दोबारा। यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने बताया था कोई बात नहीं। तो मैंने यहाँ बताया था कि प्राकृतिक संख्या, यह प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या है तो यह पूर्णांक भी है, यह पूर्णांक है, परिमेय है, वास्तविक है। यानी कि यदि ऊपर से नीचे आ रहा है तो जहाँ से आ रहा है ये सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं। ठीक है, जबकि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक, परिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं नहीं हो सकती हैं। ठीक है, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, परिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं हो सकती है, परंतु सभी वास्तविक संख्याएं, परिमेय संख्याएं, पूर्णांक
प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार के कॉन्सेप्ट एग्जाम में सीधे पूछ लिए जाते हैं। तो जानकारी के लिए मैंने आपको बता दिया। यदि संख्या अगर आपको पता है तो इसमें आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। 5वीं पॉइंट है कि सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक, परिमेय एवं वास्तविक होती हैं। सिंपली इसी प्रकार लॉजिक है। सभी पूर्णांक परिमेय और एवं वास्तविक होते हैं। ठीक है, और सभी पूर्णांक परिमेय एवं अपरिमेय संख्याएं वास्तविक होती हैं। सभी पूर्णांक परिमेय एवं अपरिमेय संख्याएं वास्तविक होती हैं, रियल नंबर होते हैं। तो अभाज्य एवं यौगिक सम विषम संख्या होती है। यहाँ पर कह रहा है कि यौगिक संख्या जो है अभाज्य और यौगिक संख्या यह सम भी होती है, विषम भी होती है। जैसे अभाज्य संख्या में 2 तो सम है, परंतु बाकी सभी विषम है। यौगिक में भी जैसे 3 जो है यौगिक में, जैसे मान लीजिए मैंने 4 ले लिया, 4 तो सम है, 6 विषम है। तो यही कह रहा है कि अभाज्य एवं यौगिक सम तथा विषम होते हैं। ठीक है, तो चलिए पॉइंट नंबर हम यहाँ पर थोड़ा सा हाईलाइटर कम कर ले रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा हो गया। तो पॉइंट नंबर 9 है कि प्राकृतिक अभाज्य यौगिक सम एवं विषम पूर्ण संख्याएं कभी भी ऋणात्मक नहीं होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं कभी भी ऋणात्मक नहीं होती हैं। बस हम आपको बता ही दिए थे कि प्राकृतिक संख्याएं में ही हम लोग अभाज्य संख्या, यौगिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या देखते हैं। तो अभाज्य संख्या, यौगिक संख्या, सम संख्या एवं विषम संख्या कभी भी ऋणात्मक कैसे हो सकती हैं, जब प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत ही हम ये सब पढ़ते हैं, जबकि प्राकृतिक संख्या कभी ऋणात्मक होती ही नहीं है। तो इसके जब प्राकृतिक संख्या को क्लासीफाई करेंगे तो वो तो नेगेटिव हो ही नहीं सकती हैं। तो इसे भी याद रखिए। भिन्न एक परिमेय संख्या होती है, परंतु प्रत्येक भिन्न परिमेय संख्या नहीं होती है। मैंने इसके बारे में बताया। जैसे मान लेते हैं 1/2 एक परिमेय संख्या है, यह भिन्न है, परंतु भिन्न परिमेय संख्या होती है। अगर यही -1/2 रहता तो यह एक भिन्न नहीं होता है, यह एक परिमेय संख्या हो जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब 2 के अतिरिक्त सभी अभाज्य संख्याएं विषम है, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है। 0 ना तो ऋणात्मक है ना ही धनात्मक है। 13वां पॉइंट है किसी भी संख्या में शून्य का भाग देने पर परिभाषित नहीं होता है। जैसे यहाँ पर कोई भी ये जो है मैंने संख्या ले लिया नॉन नेगेटिव, कोई भी पूर्णांक या फिर कोई रियल नंबर है, तो इसे 0 डिवाइड कर देते हैं तो हमें इन्फिनाइट प्राप्त हो जाता है। तो चलिए हम पॉइंट नंबर 14 के बारे में जानते हैं। शून्य में किसी संख्या से भाग देने पर 0 प्राप्त होता है, जहाँ एक वास्तविक संख्या रियल नंबर है। किसी संख्या में किसी अंक का स्थान के अनुसार जो मान होता है उसे स्थानीय मान बोल देते हैं। स्थान के अनुसार मान, जैसे यहाँ 2 है तो 2 के आगे कितना स्थान है, 2 जो है राइट हैंड साइड से 2 स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है। तो 2 खुद तीसरे स्थान पर है तो 2 स्थान ले रहा है राइट से, तो यहाँ पर 2 0 लगा देंगे तो यहाँ पर हमारे पास इसका स्थानीय मान प्राप्त हो जाएगा। स्थानीय मान तो आपको पता होगा। तो 16 पॉइंट के बारे में जानते हैं। किसी संख्या में किसी अंक का 2 वास्तविक मान होता है उसे जातीय मान कहते हैं। वास्तविक मान फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, जातीय मानों को फेस वैल्यू कहते हैं और अस्थायी मान को प्लेस वैल्यू कहते हैं। ठीक है, किसी भी अंक का जो वास्तविक मान, जैसे 2 का वास्तविक मान क्या है, 2 ही है। तो स्थानीय मान, जातीय मान, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो चलिए पॉइंट नंबर 17 के बारे में जानते हैं। 2 परिमेय संख्याओं के योगफल तथा गुणनफल सदैव परिमेय संख्या होता है। ठीक है, 2 परिमेय संख्याएं हैं हमारे पास, जैसे मान लीजिए 1 है, 2 है, ये सभी परिमेय संख्याएं हैं, है ना, हैं। तो इनका गुणनफल करेंगे तो 2 के बराबर प्राप्त हुआ।
भागफल करेंगे तो भी 2 के बराबर प्राप्त हुआ या फिर 1/2 प्राप्त होगा। तो हमेशा यह परिमेय संख्या ही होंगी। इसी प्रकार से 2 अपरिमेय संख्याओं का योगफल अथवा गुणनफल कभी परिमेय संख्या कभी अपरिमेय संख्या होती है। यदि हम 2 अपरिमेय संख्याएं हैं तो ये कहा नहीं जा सकता है कि ये इसका गुणनफल और भागफल दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल अथवा गुणनफल एक परिमेय संख्या हो, यह कहा नहीं जा सकता या फिर अपरिमेय संख्या हो। पॉइंट नंबर 19 है, एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या गुणनफल योगफल अपरिमेय होता है। यदि एक परिमेय संख्या लेते हैं, जैसे मान लीजिए 2 ले लिया, एक अपरिमेय संख्या पाई ले लिया, इसका हम गुणनफल करें या फिर योगफल करें, हमेशा ही अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। पाई एक अपरिमेय संख्या है, ये सभी को पता है। दो परिमेय संख्याओं तथा दो अपरिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं या अनंत अपरिमेय संख्याएं होती हैं। आप दो परिमेय संख्या ले लीजिए या फिर दो अपरिमेय संख्या ले लीजिए, इनके बीच में अनंत परिमेय संख्याएं और अनंत अपरिमेय संख्याएं होती है। एक कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे मैंने दो अपरिमेय संख्या ले लिया, एक पाई ले लिया, एक ई ले लिया, तो इनके बीच में अनंत परिमेय संख्याएं और अनंत अपरिमेय संख्याएं होंगी। काफ़ी लोगों को इसका कन्फ्यूजन होता है, तो आप कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं इस वीडियो में। तो चलिए हम बढ़ते हैं 22 पॉइंट के बारे में। परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण या तो सीमित होता है या असीमित आवर्ती होता है, ठीक है। मैंने ये इस कॉन्सेप्ट को मैंने ऊपर ही एक्सप्लेन कर दिया है, यहाँ पर देखिए। तो मैंने आपको यहाँ पर बताया था ना कि परिमेय संख्याएं यानी कि वास्तविक संख्या को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। परिमेय संख्याएं जिसे शांत दशमलव संख्या या फिर न अशांत आवर्ती दशमलव संख्या को हम लोग परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी वही इसी पॉइंट के बारे में बात कर रहा है, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी पर चुकाएं। तो यहाँ पर परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण या तो सीमित होता है या फिर असीमित आवर्ती होता है। जैसे 1/4 को लिख सकते हैं 0.25, ये तो सीमित है। इसी प्रकार 1/6 0.16 से बढ़ता जाएगा, यह असीमित है। तो आपको पता होना चाहिए, यदि कोई परिमेय संख्या है तो यदि उसकी हम हर में 2 की पावर n, ऊपर ये ले लेते हैं, कोई संख्या है 2 की पावर n 5 की पावर n के रूप का है, तो वह एक शांत दशमलव संख्या हो जाएगा। यानी कि भाग देने पर उसका एक निश्चित मान के बाद भाग जाना बंद हो जाएगा। ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण अनंत तथा अनावर्ती होता है। इस कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने ऊपर डिटेल से एक्सप्लेन किया। तो पॉइंट नंबर 24 के बारे में जानते हैं। प्रत्येक सम संख्या का वर्ग एक सम संख्या तथा प्रत्येक विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होता है। जैसे 2 का वर्ग 4 एक सम संख्या हो गया, 3 का वर्ग 9 एक विषम संख्या हो गया। तो यही कॉन्सेप्ट है कि प्रत्येक सम संख्या का वर्ग सम संख्या और प्रत्येक विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होता है। ओके। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। आपको दशमलव संबंधी बिंदु के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले तो यदि कोई संख्या है उसका दशमलव प्रसार सीमित है या फिर असीमित आवर्ती है, तो उसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 0.x है तो x/10 हो जाएगा, 0.xy है तो xy/100 हो जाता है। इसी प्रकार से पॉइंट नंबर 26 है, यदि अशांत आवर्ती दशमलव संख्या है, मतलब अपने मान के रिपीट कर रही है, 0.x और 0.xy के रूप की हैं, तो इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे 0.x पावर बार है, जैसे 0.3 है, 0.3 मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे 1/3 है। इसे एग्जाम्पल के जरिए समझा देता हूँ।
तो यहाँ पर 0.x पावर बार है, तो जितने संख्या के ऊपर बार है अंश में उतना ही हम लोग 9 लिख देते हैं, तो x बाई 9 हो जाएगा। इसी प्रकार से 0.xy पावर 2 संख्या के ऊपर बार है तो हम लोग हर में 2 9 ले सकते हैं, ठीक है। तो इससे आपको पता होना चाहिए कि यदि अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं हैं तो इससे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। यदि अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं कुछ इस प्रकार की हैं, जैसे 0.xy 0.xyz, तो हम इसे लिखने के लिए क्या करते हैं, इसे भी हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे कि जैसे 0.xy है तो हम सबसे पहले तो xy लिख लेंगे, और जितने ऊपर बार नहीं है, जैसे x ऊपर बार नहीं है तो x को इससे सेपरेट कर देंगे, और जितने ऊपर बार है नीचे y 9 लिख देंगे। जितने ऊपर बार नहीं है उतने हम 0 लिख देंगे, बस हो गया। इसी प्रकार से xyz है, xyz में जितने ऊपर बार नहीं उसे घटा देंगे, जैसे x घटा दिया मैंने। फिर जितने ऊपर बार उतना 9 लिख देंगे, तो यहाँ पर 9 मैंने 2 लिख दिया, और जितने ऊपर बार नहीं है, बार सिर्फ एक ऊपर नहीं है x, उतना 0 लगा देंगे। तो जहाँ xyz एक प्राकृतिक संख्या है, तो अशांत आवर्ती दशमलव संख्या का हम दशमलव परिमेय रूप में ले सकते हैं। तो यह कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम रूल ऑफ डिविजिबिलिटी के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले तो हम जानते हैं, हम इस वीडियो में जानेंगे कि 2 से 19 के बारे में, 2 से 19 तक के डिविजिबिलिटी के बारे में, जैसे 2 से विभाज्यता का नियम, 3 से विभाज्यता का नियम, 4 से विभाज्यता का नियम, इसके बारे में। सबसे पहले 2 से विभाज्यता के नियम के बारे में जान लेते हैं। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 हो या फिर सम हो और संख्या 2 से डिवाइड हो जाती है, जैसे यहाँ पर मैंने 242 ले लिया, तो इकाई का अंक 2 है, तो ये संख्या 2 से डिविजिबल है। दोस्तों एक रूल यह होता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पर बता देता हूँ। दोस्तों अगर कोई संख्या है, हम उस संख्या को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो उसमें सिर्फ हम इकाई अंक को देखते हैं, इकाई अंक सम है या फिर 0 है। यदि इकाई अंक 2 से डिविजिबल है तो वह पूरी संख्या ही 2 से डिविजिबल हो जाएगी। इसी प्रकार से यदि हम 4 से देखते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 में इकाई के अंक 2 देखते हैं, ठीक है। तो यदि 4 जो है 2 इकाई और दहाई के अंक को डिवाइड कर देता है, यानी कि अंतिम के 2 अंक को डिवाइड कर देता है, तो वह संख्या जो है 4 से डिवाइड हो जाएगी। इसी प्रकार से यदि पावर हम 3 करते हैं तो पावर 3 करने पर 8 हो जाएगा। तो 8 से डिविजिबिलिटी का नियम रूल यह हो जाएगा कि यदि इकाई के 3 अंक डिवाइड हैं तो वह पूरी संख्या इकाई दहाई सैकड़ा, यानी कि अंतिम के 3 अंक 8 से डिविजिबल है तो वह पूरी संख्या ही 8 से डिविजिबल हो जाएगी। इसी प्रकार से यदि 2 की पावर n है, 2 की पावर n में अंतिम से हमें n अंक 2 की पावर n से डिवाइड है तो वह पूरी संख्या 2 की पावर n से डिवाइड हो जाएगी। तो यह रूल आपको पता होना चाहिए, और यही रूल होता है 5 की पावर n में, ठीक है। 5 की पावर n, यदि 5 की पावर n में यदि n का मान 1 ले लेते हैं, यदि इस संख्या में इकाई अंक 5 को डिवाइड कर देता है, 5 से डिवाइड हो जाता है, तो पूरी संख्या 5 से डिवाइड हो जाती है। यदि हम यहाँ पर 2 ले लेते हैं n का मान, तो यहाँ इस संख्या में अंतिम से 2 अंक 25, यानी 5 और 2 25 हो जाएगा। 25 यदि 2 अंक को डिवाइड कर देता है तो पूरी संख्या ही 25 से डिवाइड हो जाती है। इसी प्रकार से 5 की पावर n से यदि किसी संख्या में डिवाइड कर देते हैं तो n संख्या के अंतिम से n अंक यदि 5 की पावर n से डिवाइड है तो पूरी संख्या ही 5 की पावर n से डिवाइड हो जाती है। जैसे एग्जांपल में बता देता हूँ, एग्जांपल में मैंने 25 ले लिया और 5 से डिवाइड किया। तो यहाँ पर देखिए 5 इकाई अंक है, 5 की पावर n है, 5 की पावर 1 है, तो इकाई का भी संख्या के हम सिर्फ एक ही अंक देखेंगे, तो 5 का 5, तो यानी कि पूरी संख्या ही 5 से डिवाइड है।
5 बचे 25 होता है, उस तरह भी देख सकते हैं। इसी प्रकार 2 की पावर 5 और 2 की पावर n 5 पावर n, इस रूल का आपको पता होना चाहिए। इस रूल को आप बहुत बड़ी संख्या तक एक्सपेंड कर सकते हैं अपने अनुसार, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता का नियम और 9 से विभाज्यता का नियम काफ़ी सिमिलर हैं। सिर्फ इसमें अंकों का योगफल 3 से विभाज्य है तो वह संख्या 3 से विभाज्य हो जाती है। और 9 से विभाज्यता का नियम भी यही कहता है कि यदि किसी संख्या के आंकिक योगफल 9 के बराबर 9 से विभाज्य हो तो संख्या भी 9 से विभाज्य हो जाती है। तो दोस्तों काफ़ी लोगों का कन्फ्यूजन होता है कि आखिर यह कैसे होता है। तो चलिए इसके बारे में हम बता देते हैं। जैसे 3 से विभाज्यता का नियम और 9 से विभाज्यता का नियम को हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए हम मान लेते हैं हमारे पास एक संख्या है जो कि ABC है, ठीक है। ABC 3 अंकों की कोई संख्या है। हमें प्रूव करना है कि यह 3 से और 9 से डिविजिबल है, ठीक है। 3 और 9 से सिंपली यदि 3 अंकों की संख्या है तो ये जो है 100 प्लस पर है तो ये 100A हो जाएगा। इसी प्रकार से ये 10B हो जाएगा। इसी प्रकार से ये C हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हमें 3 से डिवाइड करना है और इससे ही हमें 9 से भी डिवाइड करना है। तो 100A प्लस 10B प्लस C/9। यदि अंकों का योगफल 3 से डिवाइड है तो पूरी संख्या ही 3 से डिवाइड हो जाती है। इसी प्रकार से 9 से डिविजिबिलिटी का नियम हो जाएगा। यदि अंकों का योगफल 9 से डिवाइड है तो पूरी संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे यदि हम यहाँ से इसे हम 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या बच जाएगा। हम यहाँ लिख सकते हैं 100A के 99 माइनस A लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए 99A माइनस लिख सकते हैं। इसी प्रकार से इसे 9B माइनस B लिख सकते हैं। ये प्लस में रहेगा ना, क्या माइनस पर। इसी प्रकार से C/3 आप यहाँ पर देखिए हम इसे लिख सकते हैं 99A दिखाई तो दे रहा है ना, एक मिनट। इसे हम लिख सकते हैं 99A फिर 9B प्लस 9B प्लस यहाँ पर A बचा, यहाँ पर B बचा, यहाँ पर C बचा। A प्लस B प्लस C ये पूरे ही 3 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये संख्या तो 3 से डिवाइड हो गई क्योंकि इसका योगफल गुणनफल 99 के बराबर है, इसका गुणनफल 9 के बराबर है। तो यह 33 बार में डिवाइड हो जाएगा या 3 बार में डिवाइड हो जाएगा। अब सिर्फ बची संख्या A प्लस B प्लस C। यदि A प्लस B प्लस C भी 3 से डिवाइड हो जाती है तो पूरी संख्या ही 3 से डिवाइड हो जाती है। तो रूल इसी से आता है कि यदि ABC क्या है, ABC तीनों संख्याएं थी। यहाँ पर देखिए यहीं से रूल आता है कि यदि संख्याओं का योगफल 3 से डिवाइड है तो पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाती है। इसी प्रकार से 9 से यहाँ पर 9 ले लेते हैं तो यहाँ पर 9 लेते हैं तो ये भी 9 से डिवाइड है, ये भी 9 से डिवाइड है। तो बची संख्या A प्लस B प्लस C यदि 9 से डिवाइड हो जाती है तो पूरी संख्या ही 9 से डिवाइड हो जाती है। तो 3 और 9 से डिविजिबिलिटी का नियम यहीं से आया। तो मैं आशा करता हूँ 3 और 9 के ये कहाँ से आया डिविजिबिलिटी का नियम आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के। तो चलिए हम यहाँ पर 3 और 9 डिविजिबिलिटी के नियम के बारे में डिटेल से जाना कि क्या होता है। यदि अंकों का योगफल 3 या 9 से डिवाइड है तो पूरी संख्या ही 3 या 9 से डिवाइड हो जाती है। इसी प्रकार से मैंने 4 की विभाज्यता के नियम को भी बताया। 4 को लिख सकते हैं 2 और इकाई की संख्या के किसी संख्या के अंतिम के 2 अंक 2 से डिवाइड हैं, 4 से डिवाइड है तो पूरी संख्या ही 4 से डिवाइड हो जाती है। तो यह रूल यही कहता है यदि किसी संख्या के अंतिम के 2 अंक 4 से विभाज्य होंगे तो या फिर किसी संख्या के अंतिम के 2 अंक या फिर अधिक शून्य हो, वही अधिक शून्य है तो भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो वह संख्या 4 से विभाज्य होगी। जैसे यहाँ पर देखिए सिर्फ अंतिम के 2 अंक 44 देखिए 4 × 6 होता है 24, यानी कि 4 से डिवाइड है
तो इस प्रकार से आप 4 से ड्यूअलिटी का नियम, 8 से ड्यूअलिटी का नियम, 16 से 32 से ड्यूअलिटी का नियम बना भी सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम जानते हैं 5 का विभाज्यता का नियम। यदि अंतिम के अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं 5 के विभाज्यता का नियम। इसी प्रकार से 5 का वर्ग करें 25 की विभाज्यता का नियम, 125 की विभाज्यता का नियम के बारे में मैंने बताया। ठीक है, मान लीजिए 25 की विभाज्यता का नियम के अंतिम के 2 अंक देखेंगे। अंतिम के 2 अंक यदि 25 से डिवाइड है तो संख्या पूरी संख्या ही 25 से डिवाइड हो जाएगी। यदि 125 से यानी 5 की पावर 3 से विभाज्यता का नियम देखना है तो अंतिम के 3 अंक यदि 125 से डिवाइड हैं तो पूरी संख्या ही 125 से डिवाइड हो जाएगी। इसी प्रकार से रूल बना सकते हैं। तो चलिए हम जानते हैं 6 के विभाज्यता का नियम। दोस्तों 6 विभाज्यता का नियम बहुत आसान है। 6 के ऐसे दो गुणनखंड कीजिए जिसका HCF 1 के बराबर है। वह HCF 1 के बराबर है तो यदि उन गुणनखंडों से संख्या विभाजित होती है तो वह पूरी संख्या ही 6 से डिवाइड हो जाती है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास एक संख्या दी गई है 216, तो यदि इसे हम 2 से डिवाइड करते हैं तो यह संख्या डिवाइड हो जाती है, 3 से भी डिवाइड हो जाती है, तो यह पूरी संख्या ही 3 से डिवाइड हो जाती है। मैंने पढ़ा ही है कि 2 से विभाज्यता का नियम संख्या सम होना चाहिए, यानी कि 6 से विभाज्यता के नियम के लिए भी संख्या सम होना चाहिए। 3 से विभाज्यता का नियम यह है कि अंकों का योगफल 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ पर इसे जोड़िए 6 + 3 = 9 हो जाएगा, तो 3 से विभाज्य है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कॉन्सेप्ट बना सकते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो 7 से विभाज्यता के नियम के बारे में जानते हैं। दोस्तों 7 से विभाज्यता का नियम काफ़ी आसान है। इसके लिए कुछ नहीं करना है, हमें पता करना है जैसे 143 7 से डिवाइड है या नहीं है। इसमें सिर्फ हम यही देखते हैं इकाई का अंक 343 में इकाई का अंक क्या है? इकाई का अंक 3 है। अब इकाई के अंक को हटा दीजिए, बचा 34। अब 34 में इकाई के अंक के दोगुने से को घटा दीजिए। यदि इकाई के अंक से दोगुने को घटाते हैं, यदि संख्या हमारी 7 से डिवाइड है तो पूरी संख्या ही 7 से डिवाइड हो जाती है। जैसे यहाँ पर मैंने क्या किया, इकाई के अंक का 2 गुना 6, 34 में डिवाइड 34 में से घटा दिया तो हमें बचा 28 7 से डिवाइड है तो पूरी संख्या ही 7 से डिवाइड हो जाएगी। इसी प्रकार से 8 से विभाज्यता के नियम में हम अंतिम के 3 अंक देखते हैं। यदि अंतिम के 3 अंक 8 से डिवाइड हैं तो पूरी संख्या ही 8 से डिवाइड हो जाती है। ठीक है, और 9 से विभाज्यता का नियम मैंने बताया कि अंकों का योगफल यदि 9 से डिवाइड है तो पूरी संख्या 9 से डिवाइड हो जाती है। इसी प्रकार से 10 से विभाज्यता का नियम, कोई भी संख्या यदि इकाई के अंक 0 हो या 10 हो तो वह 10 से विभाजित हो जाती है। 11 से विभाज्यता का नियम आपको पता होना चाहिए कि यदि सम किसी संख्या के सम तथा एवं विषम स्थानों की स्थित अंकों का योगफल क्रमशः एक दूसरे के बराबर हो या फिर अंतर 11 से विभाज्य हो, 11 हो या 11 का गुणनफल हो तो वह संख्या 11 से विभाज्य हो जाती है। यानी किसी भी संख्या के सम स्थानों के योगफल और विषम स्थानों के योगफल का अंतर 0 हो या फिर 11 का गुणनफल हो, वह संख्या पूरी संख्या 11 से विभाज्य हो जाती है। इसी प्रकार से 12 की विभाज्यता का नियम, 12 से विभाज्यता का नियम काफ़ी आसान है। 12 का गुणनखंड ऐसा कीजिए जिसका HCF 1 के बराबर हो। तो 12 का गुणनफल 4 × 12 होता है, 4 और 3 का HCF 1 के बराबर है। यहाँ पर यदि कोई संख्या 4 से डिवाइड है, 3 से डिवाइड है तो वो पूरी संख्या 12 से भी डिवाइड हो जाएगी। सिंपली आप यह रील बना सकते हैं। इसी प्रकार से 13 से विभाज्यता का नियम, 13 के विभाज्यता का नियम हम यहाँ पर सिर्फ ये देखते हैं, यहाँ पर हम इसका ऑक्सीलेटर खोल लेते हैं, जो कि ऋणात्मक नहीं है, धनात्मक है। इसमें हम इकाई के अंक में 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं। वो पूरी संख्या यदि 13 से डिवाइड है तो पूरी संख्या 13 से डिवाइड हो जाती है। जैसे यहाँ पर 143 में पता करना है क्या यह 13 से डिवाइड है या फिर नहीं है, तो इसके लिए सिंपली हम इकाई के अंक 3 है 143 में, तो इसका हम लोग 4 गुना करते हैं, यानी 4 × 12। 12 में हम
इकाई का अंक छोड़कर 14 बचा है, इसमें 14 में 12 ऐड कर दीजिए तो बच जाएगा 26 हो जाएगा 26। क्या 26 13 से डिवाइड है? हाँ डिवाइड है, तो पूरी संख्या ही 13 से डिवाइड हो जाएगी। तो मैं आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो कमेंट करके बताइए, इससे मैं आप लोगों को डिटेल से अगले वीडियो में ही बता दूंगा। ओके, तो चलिए हम जानते हैं 14 की विभाज्यता का नियम। तो हम जानते हैं 14 के ऐसे दो गुणनखंड कीजिए जिनका HCF है 1 के बराबर हो। तो हम जानते ही हैं कि 7 और 2 होता है 14 और 7 2 का HCF होता है 1। तो यहाँ पर 14 विभाज्यता का नियम क्या है? 14 विभाज्यता का नियम में सबसे पहले तो 2 है तो संख्या सम होना चाहिए। 7 है के बारे में विभाज्यता के नियम के बारे में बताया मैंने। यदि कोई संख्या 2 और 7 से विभाज्य है तो वह संख्या 14 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, 15 से विभाज्य का नियम। तो 15 के ऐसे दो गुणनखंड कीजिए जिनका HCF 1 के बराबर यहाँ 15 होता है। तो कोई संख्या 3 और 5 से डिवाइड है तो पूरी संख्या ही वह 15 से डिवाइड हो जाती है। तो चलिए हम जानते हैं 16 की विभाज्यता के नियम। 16 की विभाज्यता का नियम क्या है? काफ़ी आसान है। 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4। ठीक है, तो यदि कि संख्या में अंतिम के 4 अंक 16 से डिवाइड है तो पूरी संख्या ही 16 से डिवाइड हो जाएगी। तो इस कॉन्सेप्ट के बारे में भी मैंने पीछे एक्सप्लेन किया। अब चलिए जानते हैं 17 से विभाज्यता का नियम क्या है। 17 से विभाज्यता के नियम में इसमें जो ऑक्सीलेटर 5 ऋणात्मक होता है, यानी कहने का मतलब यही है कि यदि कोई संख्या है इकाई के अंक में 5 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करने पर संख्या यदि 17 से डिवाइड है तो पूरी संख्या ही 17 से डिवाइड हो जाती है। जैसे मान लेते हैं मैंने यहाँ पर ले लिया संख्या 1904 ले लिया। इसमें इकाई का अंक देखिए 4 है तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 20 हो जाएगा और 190 में से 20 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, हमारे पास 170 बच गया। क्या 170 17 से डिवाइड है? यदि 17 से डिवाइड है तो पूरी संख्या ही 17 से डिवाइड हो जाएगी, यानी कि 104 17 से डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं 18 से विभाज्यता के नियम। 18 से विभाज्यता का नियम काफ़ी आसान है। देखिए 9 दूना होता है 18। ठीक है, तो कोई 18 को ऐसे दो गुणनखंड कीजिए जिनका HCF है 1 के बराबर हो। जानते हैं 9 दूना 18 होता है और इनका HCF 1 के बराबर है। यदि कोई संख्या सम है और अंकों का योगफल 9 से डिवाइड है तो पूरी संख्या ही 18 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। तो चलिए जानते हैं 19 की विभाज्यता के नियम। 19 की विभाज्यता के नियम क्या है? इसमें ऑक्सीलेटर +2 होता है, यानी कि इसमें किसी संख्या की इकाई के अंक का 2 गुना करके जोड़ दें तो वो संख्या यदि 19 से डिवाइड है तो पूरी संख्या ही 19 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे मान लीजिए मैंने संख्या ले लिया 361 में इकाई का अंक 1 है तो इकाई के अंक में 2 गुना कीजिए 2 हो जाएगा और 2 करने के बाद इसे ऐड कर दीजिए 60 में 36 में तो 38 हो जाएगा। क्या 38 19 से डिवाइड है? 19 से डिवाइड है तो पूरी संख्या ही 19 से डिवाइड हो जाएगी। तो मैंने अब तक जाना कि 2 से 19 के बीच के डिविजिबिलिटी के नियम। तो यहाँ पर 7 सिर्फ ध्यान देने वाली बात यह है कि 7 से विभाज्यता का नियम, 13 से विभाज्यता का नियम, 17 से विभाज्यता का नियम और 19 के विभाज्यता का नियम। तो आप लोगों की सिर्फ यही थोड़ा बड़ा इसी में कन्फ्यूजन होगा, तो इस कन्फ्यूजन मैं आपको दूर कर देता हूँ क्योंकि रीजन कह के। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए 7 से विभाज्यता के नियम में हम क्या करते हैं कि इकाई के अंक का 2 गुना को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, जबकि इकाई के अंक को हम छोड़ देते हैं, कोई संख्या लिखी जाती है। ठीक है, इसी प्रकार से 13 से विभाज्यता के नियम में क्या करते हैं,
इकाई के अंक का 4 गुना करके उसे जोड़ते हैं, इसमें जोड़ते हैं 13 7 में घटा दे 13 में जोड़ते हैं 4 गुना करके। यदि जोड़ने के बाद पूरी संख्या ही 13 से डिवाइड है तो पूरी संख्या 13 से डिवाइड हो जाती है। इसी प्रकार से 17 की विभाज्यता के नियम में हम इकाई के अंक के 5 गुना करके घटाते हैं। यदि घटाने पर संख्या से 17 से डिवाइड है तो पूरी संख्या ही 17 से डिवाइड हो जाती है। इस प्रकार से 19 विभाज्यता के नियम में क्या करते हैं, हम इसमें इकाई के अंक का 2 गुना करते हैं और 2 गुना करने के बाद इकाई के अंक को छोड़कर जोड़ते हैं। यदि जोड़ने के बाद संख्या 19 से डिवाइड है तो पूरी संख्या ही 19 से डिवाइड हो जाती है। ठीक है, यदि नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। इसका समाधान सोल्यूशन मैं अगले वीडियो में पक्का दूंगा, वीडियो के साथ दूंगा, जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए मैं कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष के बारे में बता देता हूँ। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इस जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ना एग्जाम में सीधे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। यूपीएससी के लेवल यूपीएससी में भी आए हुए इस कॉन्सेप्ट पर हैं। पहला कॉन्सेप्ट हमारा यही है कि लगातार n पूर्णांकों के समूह में से एक और केवल एक संख्या n से विभाज्य होगी। कैसे होगी इसके बारे में जानना चाहते हैं तो चलिए इसके बारे में भी देखिए मेरे दोस्तों। यहाँ पर हमारा पॉइंट नंबर 1 कह रहा है कि लगातार n पूर्णांकों के समूह में से केवल एक और एक संख्या जो n से विभाज्य होगी। जैसे मान लीजिए हमारे पास n लगातार पूर्णांकों के समूह। हम आप लोगों को बताएं कि पूर्णांक किसे कहते हैं। पूर्णांक धनात्मक भी होते हैं, ऋणात्मक भी होते हैं। ठीक है, तो हम धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहे हैं। कोई भी पूर्णांक ले सकते हैं, जैसे लगातार पूर्णांक होना चाहिए। जैसे हम 11 ले लिया, 12 ले लिया, 13 ले लिया, दिखाई तो दे रहा है ना, 13 ले लिया, 14 ले लिया, 15 ले लिया, 16 ले लिया। ओके, यहाँ पर देखिए लगातार 1 2 3 4 5 6 पूर्णांक लिया, तो इसका कार्य मतलब यही है कि एक ही ऐसी संख्या होगी जो कि 6 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं इसमें कौन सी संख्या 6 से डिवाइड होती है। जैसे 11 तो 6 से डिवाइड नहीं होता होगा। 12 6 दूना 12 यानी कि ये 2 पर डिवाइड हो गया। 13 भी 6 से डिवाइड नहीं होगा, 14 भी नहीं होगा, 16 भी नहीं होगा, 15 16 भी नहीं होगा। यानी कि 12 भी एक संख्या ऐसी है जो कि n बराबर क्या है, n बराबर 6 है, n से डिवाइड है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट पर भी सवाल आए हुए हैं। तो ये कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको बताया, यदि नहीं समझ में आया है तो कमेंट करके बताइए। तो यह पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि n पूर्णांकों के समूह में से एक और एक संख्या जो n से विभाज्य होगी। पॉइंट नंबर 2 है लगातार n संख्याओं के समूह में हमेशा n फैक्टोरियल से विभाज्य होता है। जैसे n संख्याओं का गुणनफल है, यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट कुछ इसी तरह से है। जैसे n संख्याओं का गुणनफल है, लगातार n संख्याओं का गुणनफल है, जैसे 3 × 4 × 5 × 6 है। यहाँ पर 4 मैंने संख्या लिया है, तो यह संख्या जो है 4 फैक्टोरियल से डिवाइड होगी। ठीक है, कैसे 4 को हम लिख सकते हैं क्या, 4 होता है 4 × यहाँ पर तो मैंने थोड़ा सा राइट ही लिख दिया, 4 × 3 × 2 × 1 होता है। तो यहाँ पर देखिए 4 से डिवाइड हो गया, यहाँ 3 से कट गया, 2 6 कट गया, यानी कि इसका मान 15 आ गया, यानी कि 4 फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका कार्य का मतलब यही है। ठीक है, लगातार n संख्याओं के गुणनफल में हमेशा फैक्टोरियल n से विभाज्य होगा। ठीक है, लगातार n संख्या का गुणनफल है तो यह फैक्टोरियल n से डिवाइड हो जाएगा। फैक्टोरियल n संख्याओं की संख्या है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ यह कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, इसे साइड में कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर किसी संख्या n के लिए n की पावर p - 1 हमेशा p से विभाज्य होगा, जहाँ p अरूढ़
यानी प्राइम नंबर है। जैसे यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं 2⁵ - 2 है, तो हमेशा यह संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, जहाँ p एक प्राइम नंबर है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए हम जानते हैं पॉइंट नंबर 4 के बारे में। जब किसी संख्या के वर्ग को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल हमेशा 1 बचता है। ठीक है, कोई भी विषम संख्या है, यदि आप उस विषम संख्या को 8 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल हमेशा 1 ही आएगा। जैसे 7 है, 7 एक विषम संख्या है, इसका वर्ग 49 है। 49 को 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा। ठीक है, 8 × 48 होता है, 1 बच गया तो एक रिमाइंडर हो गया। तो चलिए हम जानते हैं पॉइंट नंबर 5 के बारे में। कोई प्राकृतिक संख्या n के लिए n⁵ या n⁴ + 1 का इकाई अंक वही होगा जो n का होगा। यानी कि कोई भी संख्या है, कोई भी अंक है, अंक कितना है, डेसिमल में अंक सिर्फ 10 ही होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यदि उसकी पावर 5 करते हैं या फिर 4 के +1 करते हैं, जहाँ की 4 के +1 के जहाँ एक पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक नहीं, पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या में 0 और प्राकृतिक संख्या ऐड हो जाती है। ठीक है, तो उसका इकाई अंक वही होगा जो कि n⁵ में होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर 3⁵ में मैंने 3⁵ किया तो 243 होता है, तो इकाई का अंक मैंने 5 ही प्राप्त हुआ। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को आपको पता होगा, नहीं पता है तो पता हो गया होगा। और किसी प्राकृतिक संख्या के वर्ग को 3n 3 + 1 या 4n + 4 + 1 के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे 11 के वर्ग को हम लिखते हैं 121, तो इसे हम 121 कर सकते हैं। 4 × 25 20, 4 4 × 12 0, 40 × 120 + 1 लिख सकते हैं, या फिर इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ठीक है, 3n + 1 या 4n + 1 के रूप में लिख सकते हैं। 3n या फिर 3n + 1, 4n या फिर 4 + 1 के रूप में लिखा जा सकता है किसी प्राकृतिक संख्या के वर्ग में। अब चलिए हम जान लेते हैं नंबर ऑफ टोटल फैक्टर, सभी गुणनखंडों की संख्या। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को हम डिटेल से को बताते हैं कि किस प्रकार से हम नंबर ऑफ टोटल फैक्टर ज्ञात कर सकते हैं। नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ ओड फैक्टर, नंबर ऑफ पूर्ण वर्गमूल, पूर्ण घनमूल संख्या, या फिर परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब नंबर किस प्रकार से फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इस पर एग्जाम में क्वेश्चन आने लगे हैं। चूँकि ये थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट हो जाता है, यह जो नंबर ऑफ टोटल फैक्टर पूछ लिया जाता है। तो चलिए इसके बारे में हम डिटेल से बताते हैं कैसे आखिर होता है। तो दोस्तों, नंबर ऑफ टोटल फैक्टर किस प्रकार से याद करेंगे, तो चलिए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। सबसे पहले तो आपको किसी संख्या के मल्टीपल और फैक्टर के बारे में बताना चाहिए। किसी संख्या के फैक्टर को हम गिन सकते हैं, परंतु मल्टीपल को नहीं गिन सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम कोई भी संख्या ले लेते हैं, यहाँ पर 12। यदि हम 12 को फैक्टर करते हैं तो इससे हम 6 × 2 लिख सकते हैं, और इसे लिख सकते हैं 6 को 3 × 2 × 2 लिख सकते हैं, बराबर 3 × 2⁵ लिख सकते हैं। यानी कि देख सकते हैं इसके फैक्टर 3 है। अब मल्टीपल देखना चाहते हैं तो मल्टीपल इसके अनंत हो सकते हैं। जैसे इसके मल्टीपल 24 हो गया, 36 होगा। इसी प्रकार से बढ़ते जाएगा, मल्टीपल को गिना नहीं जा सकता है। तो आपको यह पता होना चाहिए कि किसी भी संख्या के फैक्टर को गिना जा सकता है। तो हम किसी भी संख्या के नंबर ऑफ टोटल फैक्टर काउंट करते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास एक संख्या है, वह है 1080 है। तो 1080 को सबसे पहले तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, प्राइम फैक्टर कैसे करेंगे हम जानते हैं। 36 × 108 होता है, तो 36 × 3 × 10 इसे ले सकते हैं, या फिर आप भागफल विधि द्वारा भी इसे प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर इससे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब हम 36 को लिख सकते हैं 6 का वर्ग, और 6 का वर्ग को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 का वर्ग गुणे 3 गुणे 5 गुणे 2। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 बराबर 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5। ठीक है। तो सबसे पहले दी गई संख्या n बराबर को हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो यहाँ पर n बराबर हमारे पास प्राप्त हो गया 2 की पावर 3 की पावर 3 गुणे 5। तो नंबर ऑफ टोटल फैक्टर में हम क्या करते हैं कि जितने भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन की पावर करते हैं, यानी कि जैसे मान लेते हैं हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर संख्या प्राप्त हो गई कि हमारे पास प्राप्त हुआ a की पावर p, a की पावर p, b की पावर q और c की पावर r। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में n की p की पावर में 1 जोड़कर मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि यहाँ पर आप यदि देखना चाहते हैं नंबर ऑफ टोटल फैक्टर, तो नंबर ऑफ टोटल फैक्टर में तो यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल फैक्टर क्या हो जाएगा 3 + 1 इंटू 3 + 1 इंटू 1 + 1 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर 4 + 4 + 2 16 × 32, यानी कि नंबर ऑफ टोटल फैक्टर हमारे पास यहाँ पर प्राप्त हो गया 32। ठीक है। इसी प्रकार से आप इवन फैक्टर को भी काउंट कर सकते हैं। तो चलिए इवन फैक्टर को किस प्रकार से काउंट कर सकते हैं इसके बारे में बता देते हैं। जैसे हमारे पास दी गई संख्या है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने किया तो 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 5 की पावर 1 है। तो हम इसे यदि टोटल फैक्टर लिखने के लिए हम क्या करेंगे 2 की पावर 3 को आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। इसी प्रकार से 3 की पावर 0 इसके फैक्टर लिख रहे हैं 3 की पावर n, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3। मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूँ 5 पावर 0, 5 पावर 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें ज्ञात करना है इवन फैक्टर। ओके। तो इवन फैक्टर में हम हर फैक्टर को इवन होना चाहिए। तो इसके लिए आप यहाँ पर देखेंगे कि कौन सी संख्या है जो कि इवन हो सकती है। तो यहाँ पर इवन होने के लिए आपको क्या होना चाहिए, आपको पता होगा कि यदि किसी ओड नंबर में, जैसे ओड नंबर 6 है, में हम इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं 6 तो भी इवन है। जैसे यहाँ पर मैंने ले लिया 3 तो ओड नंबर है। ओड नंबर में यदि इवन से मल्टीप्लाई करते हैं तो यह हमेशा इवन ही आता है। सिंपल इसी प्रकार से यदि हमें इवन ज्ञात करना है तो इवन ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि इवन फैक्टर में मल्टीप्लाई कर देंगे ओड फैक्टर में। ठीक है। तो हमारे पास इवन फैक्टर क्या है 2 की पावर 0 1 हो जाएगा, 1 तो ओड हो जाएगा। तो 2 की पावर 0 को हम छोड़ देंगे, बाकी इसे ले लेंगे। तो यहाँ पर 3 फैक्टर हो गए, यहाँ पर 4 फैक्टर हो गए +2, यानी कि 4 × 12, 12 दूनी 24, यानी कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर हो जाएंगे 24। इसी प्रकार से नंबर ऑफ ओड फैक्टर में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ ओड फैक्टर में हम यहाँ पर 2 की पावर इवन तो नहीं होना चाहिए। अगर 2 की पावर इवन हो गया तो फैक्टर हमारे पास इवन हो जाएंगे। तो 2 की पावर 0 इसमें हम लेंगे तो 2 की पावर 0 1 हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पर 4 हो जाएगा और यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ओड फैक्टर हो जाएंगे हमारे पास 6, 4 × 2 × n हो जाएगा 8। ठीक है। इसी प्रकार से नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर हमें याद करना है। तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर में हम सिर्फ घातों को ही ऐड कर लेते हैं। ठीक है। तो आपको पता होगा 1 तो नहीं भाज्य संख्या है, नहीं यहाँ पे लिखा रहा है न तो 1 न तो भाज्य है नहीं अभाज्य है, तो 1 को लेंगे नहीं। 2 की पावर 0 को हम लेंगे ही नहीं, क्योंकि 1 तो नहीं भाज्य है नहीं अभाज्य है। तो सिंपली हम यहाँ पर क्या करेंगे सिर्फ पावर को हम ले लेंगे। ओके। तो
यहाँ पर नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर हो जाएंगे, सिर्फ घातों को ऐड कर दीजिए। यहाँ 3 हो जाएंगे, यहाँ पे 3 हो जाएंगे, यहाँ पर 1 हो जाएंगे। तो 3 + 3 6, 6 + 1 7, यानी कि यहाँ पर नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर 7 हो जाएंगे। और डिस्ट्रिक्ट प्राइम नंबर में हम यहाँ पर देखते हैं ना कितनी संख्याएं हैं जो कि प्राइम फैक्टर में अलग अलग हैं। तो 2 3 5 यानी कि 3 है। तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट प्राइम नंबर हमारे पास 3 हो जाएंगे। इसी प्रकार से परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब फैक्टर देखने के लिए हमें सिर्फ यही देखना होता है कि वो कौन से फैक्टर हैं जिसका उसको स्क्वायर रूट एक पूर्ण संख्या है, यानी कि पॉजिटिव, जिसका वर्गमूल एक पॉजिटिव नंबर है, या फिर कह सकते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या भी शामिल होता है और 0 होता है। तो यहाँ पर देखिए यदि 2 ^ 0 लेते हैं और 2 ^ 2 लेते हैं तो यहाँ पर हमारे पास पूर्ण संख्या प्राप्त होगी। यदि इसका वर्गमूल लेते हैं तो यहाँ पर हमें 2 प्राप्त हो गया, और इसमें देखेंगे 3 ^ 0 3 ^ 2, इसमें 2 प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से इसमें 1 प्राप्त हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे 4। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर 4 हैं। यह परफेक्ट स्क्वायर नंबर 4 हैं। ये परफेक्ट क्यूब नंबर हमें ज्ञात करना है। तो परफेक्ट क्यूब नंबर में किसी भी संख्या का यदि वर्गमूल एक पूर्ण संख्या है तो परफेक्ट क्यूब नंबर होता है। तो इसमें हम क्या ले सकते हैं, इसमें 2 ^ 0 2 ^ 3 ले सकते हैं। तो क्यूब में क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 2 ^ 0 2 ^ 3 2 हो गया, और इसमें 3 ^ 0 3 ^ 3 3 ^ 3 है तो क्यूब लेंगे तो 3 आ जाएगा। 3 एक पूर्ण संख्या है तो इसमें 2 हो गया। इसमें 5 ^ 0 1 ले सकते हैं, बाकी 5 ^ 1 लेंगे तो इसका क्यूब तो परफेक्ट पूर्ण नंबर तो होगा नहीं, परफेक्ट नंबर तो होगा नहीं। तो इसमें भी 4 हो जाएगा, यानी कि परफेक्ट क्यूब नंबर 4, परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी 4 है। दिखाई तो नहीं दे रहा है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी 4 है, परफेक्ट क्यूब नंबर भी 4 है। तो इस प्रकार से आप बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं किसी भी नंबर के नंबर ऑफ टोटल फैक्टर, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ ओड फैक्टर, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्राइम फैक्टर। तो इस प्रकार से आप बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। यदि समझने में परेशानी हुई होगी तो प्लीज़ हमें बताइए, इससे भी हमें अगले कॉन्सेप्ट में डिटेल से बता दूंगा। ओके, तो मैंने यहाँ से आपको बताया कि नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर किस प्रकार से याद करेंगे। यदि कोई संख्या n बराबर 1 पावर p, 1 पावर p, b पावर q, c पावर r है, जहाँ a b c एक प्राइम नंबर तथा p q r प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो सभी गुणनखंडों की संख्या इस प्रकार से याद करते हैं। और यहाँ पर संख्या के 2 गुणनखंडों में प्रदर्शित f/2 f/2 + 1, यानी कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ ओड फैक्टर के बारे में बता रहा है। नंबर ऑफ इवन फैक्टर में फैक्टर वो लेंगे जो इसमें 2 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। जिसमें 2 से डिवाइड नहीं होता है वो विषम प्राइम फैक्टर हो जाएंगे। और सभी गुणांकों के योगफल को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। यदि आपको नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर के सभी गुणांकों का योगफल पूछ दिया तो आप a की पावर p एक क्या है, a एक प्राइम नंबर है, p क्या है, a की पावर में प्राकृतिक संख्या है, खाते को एक ऐड करके माइनस करके a - p कर देंगे। इसी प्रकार से b की पावर q + 1 - 1 बटे b - 1, c की पावर r + 1 - 1 बटे c - 1। तो इस प्रकार से सम ऑफ टोटल फैक्टर को काउंट कर सकते हैं। तो चलिए हम पॉइंट नंबर 4 के बारे में जानते हैं। संख्या n के 2 अभाज्य संख्या वाले गुणनखंडों में प्रदर्शित करने का तरीका 2k - 1 है, जहाँ k n के विविध अभाज्य संख्या वाले गुणनखंडों की संख्या है। तो दोस्तों कोई भी संख्या है यदि उसे 2 अभाज्य संख्याओं में प्रदर्शित करना है उसका तरीका 2k - 1 है। जैसे मान लीजिए मैंने 6 ले लिया, 6 के यदि हम अभाज्य गुणनखंड याद करते हैं तो क्या होगा, 2 × 3 हो जाएगा। 2 × 3 हम लिख सकते हैं, इसमें n क्या है, 2 है, 2 रखेंगे तो 4 4 - 1 3। तो इससे हम 3 प्रकार से अभाज्य गुणनखंडों के तरीका से लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे 1 हो गया,
1 3 2 इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। अब जानते हैं नंबर ऑफ सभाज्य यानी कि को प्राइम नंबर के बारे में। यदि किसी संख्या के को प्राइम नंबर की संख्या हमें फाइंड करनी है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, n इंटू 1 माइनस 1 अपान ए, 1 माइनस 1 अपान बी, 1 माइनस 1 अपान सी करेंगे, जहाँ ए बी सी क्या है, ए बी सी प्राइम नंबर है। ठीक है, तो इस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं। चलिए इसकी एग्जांपल से हम बता देते हैं। आप जैसे मान लीजिए हमें n बराबर 3 दिया है, प्राप्त करना है कि n बराबर हमें अभाज्य संख्याओं को हमें अभाज्य गुणनखंडों को निकालना है। अभाज्य गुणनखंड एक गुणनखंड होते हैं जिनका एचसीएफ 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हम सबसे पहले तो इसे अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू एन। अब फार्मूले का प्रयोग करके इसका मान रखिए ए बी सी का, तो हमें यहाँ से n बराबर 8 प्राप्त हो जाएगा। 30 कट जाएगा 8, यानी कि 30 तक 8 सअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से बड़ी आसानी से आप सअभाज्य संख्याओं की संख्या को फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं। अब सअभाज्य संख्याओं की संख्या इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। कुछ विशेष नियम के बारे में जान लेते हैं। नियम नंबर 1 हमसे कह रहा है कि यदि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 8 है तथा यदि संख्या के अंकों को पलट दिया जाए तो बिगड़ जाती है, तब दी गई संख्या 11a प्लस b/2 है। तो चलिए इसके बारे में हम डिटेल से एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर हमें कह रहा है कि यदि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योगफल a है। ठीक है, हमें 2 अंकों की संख्या मान लेते हैं, हमारी संख्या दी गई है x y है और अंकों का योगफल a है। तो x y को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, y इकाई के अंक पे है, x दहाई के अंक पे है, तो इसे हम 10x प्लस y बराबर लिख सकते हैं हम a, अंकों का योगफल a है। यदि संख्या के अंकों को पलट दिया जाए तो बिगड़ जाता है। ठीक है, यदि हम अंकों की संख्या को पलट देते हैं तो हमारे पास यह 10y प्लस x मूल संख्या से बिगड़ जाता है। ठीक है, तो b को घटा दीजिए सिंपली, हमारी संख्या सी 10 प्लस x, तो इससे बिगड़ जाता है, तो माइनस b बराबर हो गया 10x प्लस y। यहाँ पर अंकों का योगफल कह रहा है ना, तो अंकों का योगफल में x प्लस y हो जाएगा, x प्लस y बराबर a है। ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे ना 10x 10y सेपरेट कर दीजिए, तो हमारे पास यहाँ पर 10 कॉमन ले लेंगे तो y माइनस x। अब यहाँ पर हमारे पास क्या बच गया, x प्लस x माइनस y बराबर b बच गया। ठीक है, तो यहाँ पर x माइनस बी कॉमन कर लेंगे, यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहाँ पर x माइनस वाई कॉमन करेंगे, x माइनस वाई को कॉमन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 10, यहाँ पर देखिए y माइनस एक्स है, यहाँ x माइनस वाई है, तो यहाँ -1 बच जाएगा बराबर b। तो x माइनस वाई बराबर हमारे प्राप्त हुआ b/9। ठीक है, और x माइनस वाई बराबर हमें प्राप्त हुआ है b/9, और हमें दिया गया है क्वेश्चन में कि अंकों का योगफल के बराबर है, यानी कि x प्लस y बराबर a प्राप्त है। तो दोनों समीकरण को जोड़ देते हैं तो हमें यहाँ से प्राप्त हो जाएगा, तो 2x बराबर एक मिनट, यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ 2x बराबर b प्लस b/9
प्लस ए को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास 9b प्लस b बाई 9 आ जाएगा। बाई 2 कर देंगे तो हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। फिर x का मान किसी समीकरण में रख देंगे। तो रखने के बाद हमें पूछा है क्या, अभिष्ट दी गई संख्या, अभिष्ट दी गई संख्या यानी कि हमें 10x प्लस वाई ज्ञात करना है। x और y का मान इस समीकरण में पुट कर देंगे। 10x प्लस वाई, हमें 10x प्लस वाई पुट कर देंगे तो हमें दी गई अभिष्ट संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो इसे आप करिए, अगर नहीं आता है तो कमेंट करके पूछिए, तो इसे हम बताएंगे अगली वीडियो में। काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका है, तो चलिए हम डिटेल को, कॉन्सेप्ट को जल्दी से ख़त्म कर देते हैं। तो हमें यहाँ पर रूल नंबर 2 कह रहा है कि यदि यही b बढ़ा दिया जाए तो b घट जाएगा, b घट जाएगा। रूल नंबर 3 है, यदि दो अंकों की संख्या अंकों की स्थिति को अदल बदल कर देने पर बनने वाली संख्या के बीच का अंतर x है तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर x/9 हो जाता है। यदि दो अंकों की संख्या और उल्टी संख्या का योग x है। ठीक है, इसमें अंतर x था और इसमें योग x है, तो संख्या के अंकों का अभिष्ट योग x/11 हो जाता है। आपको डिविजिबिलिटी रूल के बारे में पता होना चाहिए कि भाज्य बराबर भाज्य को डिवाइड प्लस शेषफल होता है। इस प्रकार से आप सारे रूल को प्राप्त कर सकते हैं। यदि कोई संख्या की पावर n है, उसे थोड़ा एक कम से डिवाइड करते हैं और अंश सम है तो हमेशा शेषफल 1 प्राप्त होता है। इसी प्रकार से एक से ज़्यादा से डिवाइड करते हैं तो भी शेषफल 1 के बराबर आता है। जब यहाँ की n सम है, 1/n/a+1 को n से विभाज्य कर दिया जाता है तो शेषफल a बराबर हो जाता है। ठीक है, अब आपको यह पता होना चाहिए कि यदि n अंकों की कोई संख्या है, n की पावर क्यूब करते हैं में इकाई अंक पर होगा यदि 0, 1, 5, 6, 9 के लिए उपयुक्त है। ठीक है, जिससे आपको एक पता रखना चाहिए, आपको याद रहे ना कि 0, 1, 5, 6 की पावर कोई कुछ भी कीजिए, इकाई अंक सेम रहेंगे। और यहाँ पर हम आपको 5 और 6, कोई भी संख्या है 5 से आगे जाते हैं तो मेरे मान को रिपीट करने लगता है। ये तो आपको पता ही होगा, मैंने पीछे बताया जो। अब यहाँ पर हमसे कह रहा है कि यदि 0, 1, 5, 6 संख्या है, ठीक है, और 4, 9 की एक यूनिट डिजिट सेम होती है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हम, यदि 4 और 9 है, इसकी पावर हम यदि ओड करते हैं तो ओड करेंगे यानी कि 4 और एक यूनिट डिजिट सेम हो जाएगा। 3 क्यूब करने का मतलब क्या है, क्यूब करने का मतलब यही है कि उसकी पावर ओड है, पावर ओड है तो यूनिट डिजिट सेम रहेगी। यदि इवन है तो 4 की यूनिट डिजिट 6 हो जाएगी और 9 की 1 हो जाएगी। अब बची हुई संख्या जो है 4 से डिवाइड करने के बाद हम लोग यूनिट डिजिट फाइंड कर देते हैं। इसके डिटेल कॉन्सेप्ट में हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस के टाइम पे बता देंगे। तो मैं आशा करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद नहीं आई है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। आगे आने वाले वीडियो में हम एसएससी द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। एसएससी सीजीएल टीयर 1 पूछा गया है कि 3 संख्याओं को मल्टीप्लाई करने पर इकाई का अंक n+2 है, इकाई का अंक n है तो n क्या हो सकता है, n का मान याद कीजिए। तो ये सभी क्वेश्चन आगे आने वाले वीडियो में होगा। तो मेरा पार्ट 1 हुआ कंप्लीट। मैंने पार्ट 1 के बारे में डिस्कस किया, इसके डिटेल कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है, तो मेरा डिटेल कॉन्सेप्ट यहाँ से हुआ कंप्लीट। तो आगे आने वाली वीडियो में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो यदि वीडियो हमारी पसंद आती है तो हमें कमेंट करके बताएं। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।